नवीन यमुना सेतु, जिसे नैनी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे लंबे केबल वाले पुलों में से एक है। यह यमुना नदी पर उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है तथा यह नैनी क्षेत्र को प्रयागराज से जोड़ता है। यह वर्ष 2004 में पुराने नैनी ब्रिज पर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए बनाया गया था। पुल का निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और हुंडई इंजीनियरिंग और निर्माण से इन दोनों कंपनियों ने संयुक्त रूप से किया था। नवीन यमुना सेतु आधुनिक डिजाइन और संरचना के साथ निर्मित भारत में पहला 6 लेन वाला पुल है। इसमें कंक्रीट सामग्री से बने 2 स्तंभ हैं जो स्टील केबलों द्वारा बंधे इस पुल की छत को सहारा देते हैं। यह पुल प्रयागराज और राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के बीच रोड लिंक के रूप में भी कार्य करता है। पर्यावरणीय संगतता और उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ साथ आधुनिक तकनीक इस पुल की कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं जो इसे बहुत महानता प्रदान करती हैं। भारत में पुलों का एक शानदार नेटवर्क है और यह पुल बुनियादी ढांचों में देश की जबरदस्त वृद्धि का एक अच्छा उदाहरण है। जब भी कभी तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने के लिए लोग आएंगे और नैनी, स्पेशली नैनी का जो रेलवे स्टेशन है, चाहे चिरकुटी का रेलवे स्टेशन हो चाहे नैनी का रेलवे स्टेशन हो, उससे जो यात्री आएंगे तो वो इस पुल से और नैनी के पुराने वाले पुल दोनों से ही इधर आएंगे। ये प्रशासन के ऊपर निर्भर करेगा कि बोर्ड के व्यक्ति वो क्या व्यवस्थाएं बनाती है। तो हम अब पार कर रहे हैं धीरे धीरे यमुना ब्रिज को, और जैसे ही हम इसके नीचे उतरेंगे हम प्रवेश कर चुके होंगे यमुना ब्रिज को पार करने के बाद तीर्थराज प्रयाग के पावन घाटी में। अब हम पार करने वाले हैं, उतरने वाले हैं। खूबसूरत लाइटें और रात का ये जो नज़ारा है अपने आप में अनूठा। बगल में इलाहाबाद डिग्री कॉलेज और हम ये पार उतर रहे हैं यहाँ से। हमारे दाहिने हाथ जो है मिंटू पार्क के रूप में मशहूर, जिसको इस समय मदन मोहन मालवीय पार्क के तौर पे जाना जाता है और दाहिने तरफ महाविद्यालय। हम अब आ चुके हैं नैनी पुल से उतरते हुए धीरे धीरे इलाहाबाद के मेला क्षेत्र में। थोड़ा सा खाली है इस समय, वरना अक्सर यहाँ पे जाम की स्थिति बनी रहती है। यद्यपि सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था बनाए रखी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। तो जब भी कभी आप यहाँ पे बाइक से आएँ चाहे पैदल आएँ तो थोड़ी सी सावधानी रखें। ये बाएं तरफ जो मार्ग है पैदल चलने वालों के लिए बना हुआ है और दाहिने तरफ जो मार्ग है वो यात्रियों के लिए बना है। यहाँ से पैदल यात्री सीधे मेले क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं दाहिने की तरफ। और ये जो पैदल मार्ग आप देख रहे हैं जिससे मैं उतर रहा हूँ, ये पैदल यात्रियों के लिए है और सीधे अगले चौराहे पर जाकर के मिलेगा। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में लगने वाले कुंभ की क्या पौराणिकता है और उसकी क्या उपलब्धि है। महाकुंभ मेला, कुंभ कहते हैं घड़े को, हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियाँ, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है जो प्रत्येक 12 वर्षों के बाद 4 बार मनाई जाती है। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत में 4 स्थानों पर फैला हुआ है और मेला स्थल 4 पवित्र नदियों पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों में से एक के बीच घूमता रहता है। जैसा कि नीचे है, हरियाणा उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर लगता है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है और नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर लगता है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक रूप से अदृश्य सरस्वती के संगम पर महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रत्येक स्थल का उत्सव सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थितियों की एक अलग परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। उत्सव ठीक उसी समय होता है जब ये परिस्थितियां पूरी तरह से व्याप्त होती हैं, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय माना जाता है। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आंतरिक रूप से खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जिससे यह ज्ञान में बेहद समृद्ध हो जाता है। कुंभ मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं, जिनमें साधु और नागा साधु शामिल हैं जो साधना करते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन के कठोर मार्ग का अनुसरण करते हैं। सन्यासी जो अपना एकांतवास छोड़कर केवल कुंभ मेले के दौरान ही सभ्यता का भ्रमण करने आते हैं।
आध्यात्म के साधक और हिंदू धर्म का पालन करने वाले आम लोग भी इस मेले में शामिल होते हैं। कुंभ मेले के दौरान अनेक समारोह का आयोजन होता है। हाथी, घोड़े और रथों पर अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस, जिसे पेशवाई के नाम से जाना जाता था, शाही स्नान के दौरान चमचमाती तलवारें और नागासाधुओं की रस्में तथा अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां जो लाखों तीर्थयात्रियों को कुंभ मेले में भाग लेने के लिए आकर्षित करती हैं। इस बार जो 2025 में प्रयागराज में ये कुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। ये 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो स्नान पर्व हैं, पहला पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी 2025 सोमवार के दिन लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण स्नान पर्व है मकर संक्रांति का, जो कि 14 जनवरी को होगा। तीसरा महत्वपूर्ण है मौनी अमावस्या, जो 29 जनवरी को लगेगी बुधवार के दिन। और चौथा महत्वपूर्ण पर्व है बसंत पंचमी का, जो 3 फरवरी को होगा। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को है। और अंत में महाशिवरात्रि के दिन छठवां इसका होगा 26 फरवरी को। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे महाकुंभ का आयोजन होगा। और हम अब गुजर रहे हैं ओवरब्रिज के बगल से और यहीं से सीधे मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। ये सड़कों की स्थिति थोड़ी सी खराब, अब मेला प्रशासन इधर की तरफ ध्यान दे भाई, ये सड़कें बननी बहुत ज़रूरी हैं। हालांकि दिन रात लगातार काम चल रहा है और 1 महीने के बाद जब मेला शुरू होगा तो ये सड़कें पूरी तरह से बन जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। अब हम कुछ ही देरों में मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो हम अब मेला क्षेत्र की तरफ मुड़ने वाले हैं और ये चौराहा जो है अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और बड़ी खूबसूरत, बड़ी सुंदर नाव पर आधारित एक कलाकृति है। ये देखिए, ये बाएं तरफ में रही है, बड़ी खूबसूरत अभी बन रही है, बड़ी सुंदर प्रतिमा। भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी को पार कराते हुए निषाद राज केवट। 13 तारीख को मोदी जी जो है उद्घाटन करेंगे निषाद राज केवट का चित्रकूट में। निषाद राज जो उनके परम मित्र थे, बाल सखा थे, उसका भी उद्घाटन होना है और उसके ऊपर भी एक वीडियो में लेकर के आऊँगा आपको। और अब हम यहाँ से प्रवेश कर गए हैं तीर्थराज प्रयाग के मेला क्षेत्र में। यहाँ से मेला क्षेत्र शुरू होता है, दोनों तरफ ये बोर्ड लगे हुए हैं और ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, बीच में सड़कों के डिवाइडर लगा करके किया जा रहा है। रात का सफ़र है, शाम ढल चुकी है, स्ट्रीट लाइट्स रोशन हो चुकी हैं और हम प्रवेश कर चुके हैं मेला क्षेत्र में। यहाँ से कुल मिलाकर के लगभग 1.5 किलोमीटर दूर संगम है। बहुत भीड़ होती है, सवारियाँ प्रतिबंधित होती हैं। केवल वही सवारियाँ अंदर जा सकती हैं जिनको परमिशन मिला हुआ है या जिनको मेला क्षेत्र में भ्रमण करने की अनुमति प्रशासन ने खुद दे रखी है। तो उनके लिए मेला पास जारी होते हैं, अगर वो हैं तब तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज पैदल ही जाएंगे। और ये खूबसूरत वृक्षारोपण एक संदेश मेला प्रशासन देने की कोशिश कर रहा है कि वृक्षों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। अगर हम वृक्षों को और पौधारोपण को ध्यान में रखेंगे तो जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं अगली पीढ़ी को भी हम लोग ट्रांसफ़र कर पाएंगे। क्योंकि किसी ने वृक्षारोपण किया है तो हमें पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक को ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जब हमें दुनिया छोड़ के जाएँ तो हमारे द्वारा लगाए गए वृक्ष जो है तैयार हो जाएँ और ऑक्सीजन का अपना योगदान करते रहें। रात का समय, स्ट्रीट लाइटों से रोशन ये मेला क्षेत्र जगमगाता हुआ, दुधिया रोशनी सड़क पर पड़ रही है। और मज़े की बात है कि कहीं भी तार आपको नहीं नज़र आएंगे, सारी की सारी वायरिंग जो है अंडरग्राउंड हो रखी है। आपकी बार का ये परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हुए ये मुख्य मार्ग है मेला क्षेत्र में प्रवेश करने का और हम यहाँ से कालिका मार्ग है जो जाता है। लगभग 3 रास्ते ऐसे हैं जो मुड़ते हैं और ये बुलडोजर जो शांति के समय में कार्य करते हैं सड़कों के निर्माण का और विपरीत परिस्थितियों में अवैध निर्माण को खाने का कार्य भी करते हैं। बड़े चर्चित योगी जी को कुछ लोगों ने बुलडोजर बाबा का नाम भी दे दिया है और उसी नाम से आजकल ज़्यादा जाने जाते हैं। तो मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस दूरी का एहसास आपको होगा कि हम कितनी दूर हैं।
यहाँ से हम मुड़ेंगे बाईं तरफ, ये, और यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी रहती है, प्रशासन यहाँ पे चुस्त दुरुस्त रहता है। ये अभी तो अनुमति है अंदर जाने की और मैं जा पा रहा हूँ मोटरसाइकिल से, अदरवाइज़ यहाँ पे प्रशासन रोक लेता है। तो जब भी कभी आप आएंगे तो यहाँ पे प्रशासन के द्वारा पक्का आपको रोका जाएगा, लेकिन मैं नहीं रुका और ये सौभाग्य की बात है कि मुझे आगे जाने की परमिशन मिल गई और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और ये बुलडोजर रात भर काम करते हुए, दिन भर काम कर रहे हैं, रात भर काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि जब तक मेला शुरू हो तब तक ये पूरी की पूरी साक्ष्यों की व्यवस्था हो जाए। यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर हम हैं और अब हम संगम पहुँचने ही वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नैनी के छिमकी रेलवे स्टेशन से आपको संगम तक यात्रा कराऊंगा, और मैं ये दोनों यात्राएं आपको दिन और रात दोनों ही समय में करा रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्ट सिचुएशन का पता चले, वस्तुस्थिति क्या है। ये सड़क सीधे पहुंचती है संगम की तरफ और यहाँ से दाहिने तरफ मुड़ती भी है। अगर हम मुड़ेंगे यहाँ से तो हम पहुँचेंगे जो लेटे हुए बड़े हनुमान जी है वहाँ पे। एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बन रहा है वहाँ पे, इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा 13 तारीख को होना नियत है। और ये वीडियो मैं 12 दिसंबर को बना रहा हूँ। कल मोदी जी का उद्घाटन होना है यहाँ पे, कल उनका कार्यक्रम होना है, उसके एक दिन पहले का वीडियो है। और जब मैं इसको अपलोड करूँगा तब तक हो सकता है कि इस कॉरिडोर का उद्घाटन हो चुका हो। उसका वीडियो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा, तो आपका कोरिलेशन बना रहेगा। और अब हम पहुँच गए हैं संगम, और ये सड़क जब खत्म होगी तो हम पहुँच जाएंगे संगम क्षेत्र। ये मैं मुड़ा और यहाँ पे एक बहुत ही भव्य 5 फ्लोर की बिल्डिंग है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जो दूर से ही नज़र आता है। मैं वहाँ भी चलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि वहाँ की क्या कंडीशन है। बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं इस बांध के ऊपर। शाम का समय, सारे दुकानदार सोए हुए और मैं आ गया हूँ इस बांध के ऊपर। और ये बगल में आपको दिखाई दे रहा है 5 तल्ला ऊंची बिल्डिंग। ये देखिए इसकी खूबसूरती और यहाँ की प्रकाश की व्यवस्था अद्भुत है। ये देखिए खूबसूरत विद्युतीकरण। मंजन मिश्र का शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ बड़ा मशहूर है और यही यहाँ पे आप देख रहे हैं। और हार जाने पे अग्नि समाधि के लिए उत्सुक हैं। ये इसका गेट और यहाँ पे ये देखिए अद्भुत छटा यहाँ की, बहुत ही सुंदर दृश्य। 5 तल्ला बिल्डिंग है ये और सब पे अलग अलग मंदिर हैं। और जब आप यहाँ आएँ तो यहाँ पे जरूर भ्रमण करें। शंकराचार्य और मंजन मिश्र का शास्त्रार्थ, 2 शास्त्रार्थ बड़े मशहूर हैं। एक तो महर्षि याज्ञवल्क्य का गार्गी के साथ जो जनक जी के दरबार में हुआ था, और दूसरा ये विदुषी नारियाँ हमारे यहाँ हुई हैं और इनके बारे में प्रत्येक सनातनी को ज्ञान रखना जरूरी है। और अब हम आगे बढ़ चले हैं। आगे बढ़ने पे हमें बड़े हनुमान जी जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, माँ गंगा प्रतिवर्ष आके उनके चरण पखारती हैं और तभी यहाँ से बाढ़ वापस होती है। तो पहले उनका मंदिर आएगा और उसके बाद इलाहाबाद का किला और फिर संगम। यहाँ से ढाल है और बड़ी गहरी ढाल है, तो यहाँ पे सावधानीपूर्वक उतरा जाता है। ये देखिए अब हम उतरने वाले हैं और जैसे ही ढाल खत्म होगी हम खड़े होंगे हनुमान जी के मंदिर के सामने। ये देखिए हनुमान कॉरिडोर, योगी जी की भव्य परियोजना। इसका उद्घाटन 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होना है और उसी की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। और एक दिन पहले ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बाद के वीडियो में उद्घाटन के बाद की स्थितियां भी आप देखेंगे। और मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं किनारे किनारे आपको लेके चल रहा हूँ। किनारे किनारे पहुँचते हुए हम पहुँच रहे हैं। मेला क्षेत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये बाउंड्री वाल जो आप देख रहे हैं, ये हनुमान कॉरिडोर की परिसीमा है। और ये एक दिन पहले का वीडियो देख रहे हैं, 13 फरवरी से एक दिन पहले, यानी 12 दिसंबर को आप देख रहे हैं। कल मोदी जी के आने पर इसका भव्य उद्घाटन होना है, इसलिए जोर शोर से इसका निर्माण कार्य चल रहा है।
इलाहाबाद के लाल किले के अंदर अक्षय वट है। उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो लेकर के आऊँगा, और अक्षय वट क्या है, इसका महात्म्य क्या है, हमारे पुराणों में इसका कैसा वर्णन है, इसके बारे में भी आपसे परिचर्चा होगी। अभी तक के लिए आप एक झलक देख लें, रात के समय में ये किला और ये अक्षय वट दिखता कैसे है, और ये मंदिर का कॉरिडोर। ये रहा इलाहाबाद का वो किला जो संगम के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है बेसिकली। और ये हनुमान जी का जो कॉरिडोर नया बन रहा है, ये उसकी एक दिन पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रशासन की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये इलाहाबाद किले की दीवार, और हम उसके बगल से गुजर रहे हैं। दिन भर काम करने के बाद विश्राम की अवस्था में योगी जी के बुलडोजर अहर्निश काम कर रहे हैं। हम गुजर रहे हैं इलाहाबाद के किले के बगल से, और नज़दीक से आप इस किले को देखिए। और आगे अक्षय वट कॉरिडोर भी हम आपको देखेंगे दूर से। 13 तारीख को इसका उद्घाटन होना है। ये इलाहाबाद की पिछली दीवारें संगम की तरफ। इलाहाबाद का किला अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है, और अभी भी सेना का इसके ऊपर कब्जा है। इसका एक छोटा सा हिस्सा ही खुलता है, क्योंकि ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयुध भंडार रखा हुआ है। तो पूरा का पूरा किला जो है अभी भी हमारे सेना के कब्जे में है। लेकिन अब की बार मोदी जी के वजह से हमें ये किला और अक्षय वट के दर्शन होंगे, जो इसके पहले नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पे आम जनता को जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन ये जो 7,000 करोड़ की परियोजनाएं बन रही हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण परियोजना जो है ये अक्षय वट कॉरिडोर का उद्घाटन होना है। निर्माण कार्य प्रगति के ऊपर प्रशासन रात में भी काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, ये एक दिन पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है, और मैं यहीं से वापस जा रहा हूँ संगम की तरफ। हम अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको अंदाज़ा लग सके कि जब कभी आप नैनी के छिवकी रेलवे स्टेशन से और नैनी रेलवे स्टेशन से संगम की तरफ आएंगे तो लगभग कितनी दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। ये वीडियो मैं 2 हिस्से में बना रहा हूँ। पहला हिस्सा मैं पहले दे चुका हूँ। थोड़ी सी ऑडियो की प्रॉब्लम थी, और उम्मीद थी कि अब के बाद आपको कुछ बेहतर ऑडियो मिलेगी। तो ये मेला क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। अभी आपने हनुमान जी का दर्शन किया, देखा, और अक्षय वट देखा, आपने किला देखा, और अब हम किनारे यमुना जी के घाट की तरफ चल रहे हैं, और यहाँ पे आकर के हमारी यात्रा विराम लेगी। रात का समय और प्रशासन चुस्त दुरुस्त। ये देखिए, बड़े खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। इसके पहले की वीडियो में आपने इसको बनते हुए देखा था। अब ये घाट जो है बन के तैयार है, और बड़ी खूबसूरत आपको इन सीढ़ियों के ऊपर चित्रकारी देखने को मिलेगी। पुष्प वाटिका भी आपको देखने को मिलेगी, सेल्फी पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। नई पीढ़ी जब आती है तो ये चीज़ें उनको बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। ये देखिए, प्राचीन शैलियों में ये चित्रकला, और आपको मैं मिलवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ एक ऐसे चित्रकार से जब सारा ज़माना सोया हुआ है, तो उसकी कूचियाँ संगम के इस पावन तट पर, माँ कालिंदी के तट पर चित्रकारी करते हुए। ये वो तस्वीर देखिए, इन कलाकारों की हाथों का कमाल देखिए। मोर पंख जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये चित्र देखिए, उकेरते हुए कलाकार को आप देखिए। अद्भुत, अतुलनीय, अवर्णनीय। कूचिया देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर से कलाकृति बना रहे हैं ये। अगली बार जब मैं आऊँगा तो ये कलाकार की कृति आपको पूरी देखने को मिलेगी। मैं इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। ये हिंदी समझते नहीं हैं, और इनकी भाषा मुझे आती नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि इनकी तन्मयता भंग हो। जिस एकाग्रता के साथ ये बना रहे हैं, इनकी कला पूरी हो, इनकी साधना संपूर्ण हो, और हमें खूबसूरत दृश्य देखने को मिले। प्रणाम है, धन्यवाद है ऐसे कलाकारों को। और देखिए कितना जीवंत ये बना रहे हैं। कला हमेशा साधना और समर्पण मांगती है। जब कोई साधक अपनी साधना में इस तरह से रत रहता है कि दुनिया की परवाह छोड़ करके काम करता है, तो जमाना देखता है कुछ कलाकार की कृतियाँ कैसी हैं। तो ये दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं। माँ कालिंदी को प्रणाम करता हुआ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे
विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कोई न कोई जानकारी, कोई न कोई सीख ज़रूर मिलेगी। और वीडियो की ख़राब क्वालिटी और ऑडियो की ख़राब क्वालिटी के लिए मैं आपके क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि आपको एक दृश्य, विहंगम दृश्य देखने को मिले। उस पार से जो प्रकाश आपको दिख रहा है, नैनी के उस पार यानी कि अरेल क्षेत्र का है, और इस पार हम हैं। बीच में माँ कालिंदी बह रही हैं और मोदी जी के आने के लिए एक दिन पहले इनके कटआउट यहाँ पे लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे मेरा प्रयत्न सफल होता हुआ नजर आएगा। कुछ अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए, कुछ बुरा लगे तो सुझाव दीजिए, कुछ न कुछ कहिए ज़रूर, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।